Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा video. We are going to continue with this chapter. हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा है. Need not be adequate, must be something more than existing duty. That is the topic of consideration. Okay, this is done. Now the topic which we are going to see right now is flaw in contract. अच्छा ये दो कर लेते हैं सबसे पहले. Privity of contract and then when consideration is not necessary. सबसे पहले privity of contract. That's very very easy. Privity of contract का मतलब क्या होता है? For example मैं आपको समझाऊं. Privity of contract या फिर privity of contract का मतलब ये होता है कि पकड़ लो A ने contract किया B के साथ, A ने contract किया B के साथ, तो कोई थर्ड पार्टी जैसे C वो आ नहीं सकता इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में. अंडरस्टूड? अनटिल एंड अनलेस सी इज परमिटेड. अगर सी को परमिशन है कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होने के लिए देन दैट्स अ डिफरेंट केस. बट कोई भी तीसरा इंसान किसी दो इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नहीं आ सकता. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा के दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दोनों में से कोई एक ने डिफॉल्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल बी ने डिफॉल्ट कर दिया. ठीक है, तो सी आके बी के ऊपर केस नहीं कर सकता. अंडरस्टूड? अगर केस करना ही है तो ए केस करेगा बी के ऊपर, ना कि सी. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ब्रो? इट्स वेरी इजी, राइट? ओके, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ये है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देन वी आर गोइंग टू सी this. That's a very beautiful topic, that is when consideration is not necessary. When we consider that the consideration is not necessary. Number one, देखो, agreement in writing registered based on natural love and affection between the near relative. For example, फादर ने अपने सन या फिर डॉटर को किसी प्रकार का गिफ्ट दिया है, उसमें कॉन्सिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है. जैसे हम लोग नहीं कहते कि कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सिडरेशन तो होना ही चाहिए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? अगर पकड़ लो फादर एंड सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड उसके बदले सन अगर कॉन्सिडरेशन कुछ उसके बदले कुछ नहीं दे रहा है तो इट इज़ नॉट अ बिग डील. अंडरस्टूड? इट इज़ नॉट अ बिग डील बिकॉज ये आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन फादर ने सन या फिर डॉटर को दिया है जो भी दिया है. अंडरस्टूड? अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट, प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. मतलब पहले आपने कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का वॉलंटरी सर्विस किया था जिसके कारण वर्ष आज आपको जो है ये चीज मिल रहा है. कौन सा चीज मिल रहा है? देखो, अगर किसी ने भी वॉलंटरीली कुछ किया होगा किसी दूसरे के लिए, पकड़ लो ए ने बी के लिए कुछ वॉलंटरीली किया होगा पास्ट में किया, आज नहीं, पास्ट में किया. करेक्ट? एंड द अदर पर्सन, ये जो अदर पर्सन है बी है, उसने प्रॉमिस किया. क्या प्रॉमिस किया? हाँ जी, कि बी ए को पे कर देगा. अंडरस्टूड? क्या पे करेगा? उसने जो उसको हेल्प किया ना, वॉलंटरीली हेल्प किया, वॉलंटरीली कुछ ना कुछ किया होगा बी के लिए ए ने. अब बी ने प्रॉमिस किया कि सुन, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज तूने मेरे लिए ये किया, मैं फ्यूचर में जाके तेरे को मैं ये पेमेंट करूंगा. समझ में आ रहा है? ये प्रॉमिस जो है ना ये इन्फोर्सेबल है. इन्फोर्सेबल का मतलब ये होता है कि अब जो फ्यूचर में जाके बी ए को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, किसी प्रकार का पेमेंट करेगा ना, किसी प्रकार का, तो उसके बदले तो कुछ ना कुछ देना होगा ए को. ऐसा नहीं है, ठीक है? जहां पे तुमको कंसिडरेशन लेना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ए ने बहुत पहले पास्ट में कुछ ना कुछ वॉलंटरीली किया होगा जिसके कारणवश बी अभी उसको कुछ ना कुछ दे रहा है. समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, फिर हम लोग देखेंगे रिटन प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. टाइम बार्ड डेट का मतलब तुमको समझाता हूँ. टाइम बार्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं. ये जो लोन का पीरियड होता है ना, अगर पकड़ लो ए ने बी से लोन लिया, ठीक है, बी के पास है 3 साल, 3 ईयर. लोन डिफॉल्ट होने के बाद लोन अगर डिफॉल्ट हो गया, ए ने बी से लोन लिया, अब ए ना बी को चुका नहीं पा रहा है लोन, ठीक है, तो लोन हो गया डिफॉल्ट.
बी के पास है 3 साल कि वो केस करेगा किसके ऊपर, ए के ऊपर। अगर बी ने 3 साल कुछ नहीं किया तो ये लिमिटेशन पीरियड में बताया जाता है कि 3 साल मैक्स होता है लोन के लिए, अगर तुमको जो है कोर्ट से हेल्प चाहिए होता है तो। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है? लिमिटेशन पीरियड होता है कोई भी केस फाइल करने का सटीक समय। कोई भी केस अगर तुम फाइल करना चाहते हो, ठीक है, कोर्ट में फाइल करना चाहते हो, तो उसका कितना लिमिट है। कोई भी पकड़ लो कि चोरी का मामला है, डकैती का मामला है, मर्डर का मामला है, सबका लिमिटेशन पीरियड होता है। अंडरस्टूड। अब लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर तुमको केस करना होता है। ये लिमिटेशन पीरियड क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लेट हो गया ना तो सबूत मिट जाता है, कोर्ट का समय बर्बाद होता है। सबूत नहीं है, तुम अब आके केस कर रहे हो और ये 20 साल पहले का घटना है, अब कैसे ये केस सॉल्व होगा? समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो ये होता है लिमिटेशन। अब तुमने एक बार केस कर दिया, फिर वो 20 साल 10 साल 15 साल चले केस, वो अलग चीज़ होता है, लेकिन केस करने का समय एक पीरियड होता है। तो तुमने ये टाइम बार्ड का मतलब ये होता है कि लिमिटेशन पीरियड में 3 साल दे रखा है, लेकिन 3 साल गुजर चुका है, अभी भी तुमने बी ने किसी प्रकार का केस नहीं किया ए के ऊपर। अंडरस्टूड। तो टाइम निकल चुका है। अब क्या बी रिकवर कर सकता है लोन ए से? आंसर है लीगली तो रिकवर नहीं कर सकता। अंडरस्टूड। लीगली क्या नहीं कर सकता? लीगली कोर्ट में जाके बोल नहीं सकता कि उसने मेरे से पैसा लिया था 3 साल पहले, क्योंकि ये लिमिटेशन पीरियड ही होता है 3 साल का। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड ना दोस्तों? तो 3 साल का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। अब ये बार जो है, बार का मतलब रोकना, ये किसने लगाया? लिमिटेशन एक्ट ने लगा दिया। ठीक है। अब ए जो है ना, ए बहुत मेहरबान, ए अच्छा इंसान, ए ने क्या किया, 3 साल खत्म हो चुका है, बी तो बी को, ए अगर बी को पैसा ना रिटर्न करे तब भी चलेगा, केस हुआ नहीं ए के ऊपर। अब होता ये है कि ए ना अपने मर्जी से पकड़ लो, बी से लोन लिया था उसने 50,000। अब ए ने अपनी मर्जी से 30,000 कम से कम रिटर्न कर रहा है बी को। अंडरस्टूड। ये लीगली बाइंडिंग है। अंडरस्टूड। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये जो ए ने प्रॉमिस किया ना बी को कि मैं तेरे को 30,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है, टाइम बार हो चुका है लेकिन मैं 30,000 रुपीज दूंगा, इसमें कॉन्सिडरेशन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अंडरस्टूड। वेन कॉन्सिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, मतलब कॉन्सिडरेशन मतलब अब जो ये ए बी को 30,000 रुपये रिटर्न करेगा, बी इसके बदले ए को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर आता है कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट बहुत सिंपल है। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब ये होता है, पकड़ लो, ए है अर्जुन ने प्रिया को प्रॉमिस किया कि मैं तुमको, अर्जुन प्रिया को एक गोल्ड रिंग देगा। प्रिया को दे दिया। फर्स्ट ऑफ अप्रैल को देना था, दे दिया, प्रिया को दे दिया गोल्ड रिंग। ठीक है। अब प्रिया बाद में अर्जुन को छोड़ के चली गई। अंडरस्टूड। अब ये क्या था? गोल्ड रिंग क्या था बताओ? गिफ्ट था, GIFT। ठीक है। अब जब ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, उस वक्त के अर्जुन ने प्रिया से कहा कि मुझको कुछ इसके बदले कुछ चाहिए? नहीं, अर्जुन ने नहीं कहा। तो ये गिफ्ट जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर बाद में अर्जुन जाके कहे कोर्ट में कि मैंने उसको गिफ्ट किया था, उसके बदले प्रिया ने मुझको कुछ दिया नहीं वापस, समझ में आ रहा है? कुछ दिया नहीं, कंसिडरेशन हुआ नहीं, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है। इस प्रकार के सिचुएशन में कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता, ये कोर्ट कहेगा इसको अर्जुन को। क्या ये समझ में आ रहा है? तो व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट देना हो चुका है। अब गिफ्ट देना अगर बाकी था, अब जाके वो कह रहा है, तो वो अलग चीज होता है, लेकिन जब गिफ्ट देना हो चुका है ऑलरेडी, किस बात का कंसिडरेशन दोस्तों? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फ्लॉ इन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा नहीं, एजेंसी तो है ही। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल। एजेंट तुमको पता है, एजेंट तो भैया घर घर घूम रहे हैं। एजेंट, एमवे का एजेंट, फिर क्या था इसका, LIC का एजेंट, फिर और क्या क्या एजेंट था, बहुत सारे एजेंट है ना, घूमते हैं घर में घर घर। ठीक है। इसका उसका बहुत सारे एजेंट। अब एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का एजेंसी क्रिएट करने के लिए
ठीक है, तुमको कंसिडरेशन देने की आवश्यकता नहीं है कि तू मेरा एजेंट है, उसके लिए किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन देने की आवश्यकता नहीं। पकड़ लो मैंने अपने भाई को, कजन भाई को, अपनी प्रॉपर्टी को देखने के लिए एज एजेंट उसको मैंने क्या किया, अपॉइंट किया। तो ये एजेंसी जो है ना वैलिड है, कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यू अपॉइंट योर फ्रेंड या फिर योर ब्रदर या फिर योर कजन्स एज योर एजेंट टू मैनेज योर प्रॉपर्टी विदाउट एनी पेमेंट, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। ओके ओके, नेक्स्ट इज फ्लॉ इन कॉन्ट्रैक्ट। टेल मी व्हाट फ्लॉ इन कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला फ्लॉ है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब क्या होता है? इनकैपेसिटी का मतलब तुम्हारे कैपेसिटी में है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना, तुम्हारे कैपेसिटी में है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना। पकड़ लो तुम एक माइनर हो, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। माइनर के गार्जियन कर सकता है लेकिन माइनर तो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। पागल इंसान, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। डिसक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। क्या बताओ? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसक्वालिफाइड बाय लॉ? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कोर्ट ने कह दिया ये डिसक्वालिफाइड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंट इंसान, इंसॉल्वेंट बंदा वो होता है जिसका डेट ज़्यादा है उसके एसेट से। तुम्हारा अगर डेट ज़्यादा है तुम्हारे एसेट से तो तुम बन चुके हो इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट इंसान, इस प्रकार के कंगाल इंसान के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है मिस्टेक। अगर गलती से कुछ हो गया, क्या हो गया? गलती। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है? गलती हुआ है, अंडरस्टूड। तो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। वॉइड मतलब कैंसिल हो जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन, गलती से मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, याद रखना अगर तुमने जानबूझ के मिसरिप्रेजेंटेशन किया तो वो कहलाता है फ्रॉड। गलती से मिसरिप्रेजेंटेशन, तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे थे लेकिन किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स में कुछ गलती जो है वो है वहाँ पे, अंडरस्टूड। तो उसमें कुछ किसी प्रकार के नंबर्स में आंकड़े में कुछ चेंजेस है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रकार का चेंजेस, किसी प्रकार का मिसरिप्रेजेंटेशन है जो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, और वो बाय मिस्टेक हुआ है, ये जो है इनोसेंट हो तुम, फॉल्स स्टेटमेंट तुमने दिया है लेकिन इनोसेंटली, तुमको पता नहीं था, अंडरस्टूड। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन जो है इसको भी जो है इनवैलिड हो जाता है। फ्रॉड किए तो पनिशमेंट तो मिलेगा, पनिशमेंट के साथ साथ तुम्हारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी तो वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब कैंसिल हो जाता है, अंडरस्टूड। अनड्यू इन्फ्लुएंस, तुमने अपने पावर का इस्तेमाल किया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तुम एक बड़े नेता को जानते हो, ठीक है, पॉलिटिशियन को जानते हो, और उसके पावर के दम पे तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको सप्रेस कर रहे हो, ऑपरेस कर रहे हो, सप्रेस एंड ऑपरेस दोनों कर रहे हो। समझ में आ रहा है? किसी भी इंसान को तुम उसको जो है मासूम इंसान को तुम उसके साथ क्या कर रहे हो बताओ ना? जुल्म कर रहे हो। उसका प्रॉपर्टी जो है 10 करोड़ का है लेकिन तुमने 10 लाख में ले लिया वो प्रॉपर्टी। कैसे? तुम्हारे पास पावर था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था पॉलिटिशियंस का। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम लोग इनवैलिड कर देते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये है टाइप्स ऑफ फ्लॉ इन कॉन्ट्रैक्ट। समटाइम्स एन अपरेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट हैव अ फ्लॉ। फ्लॉ होने से होता क्या है? नंबर 1, वॉइड हो जाता है एग्रीमेंट। वॉइड मतलब कैंसिल हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड अंटिल अग्रीव पार्टी चूज टू कैंसिल इट। इसका मतलब ये होता है, एक होता है एकदम वॉइड, मतलब तुमने अगर फ्रॉडली कुछ किया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, समझ में आ रहा है? तो ये तो वॉइड के अंदर आ जाता है, अंडरस्टूड। वॉइड के अंदर आ जाए। वॉइड मतलब एकदम ही वॉइड। फॉर एग्जाम्पल तुमने बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पागल इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसमें वॉइड हो जाता है, 100% कैंसिल हो जाता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइडेबल का मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है कैंसिल करने के लिए, अंडरस्टूड। ये आता है सेकंड पोजीशन पे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर तुम चाहो तो तुम वॉइड कर सकते हो, जो भी अग्रीव्ड इंसान है। तो द अग्रीव्ड पार्टी चूजेस टू कैंसिल इट। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फ्रॉड। अगर तुमने फ्रॉड वगैरह किया है तो तुमको बाद में पता चल चुका है कि फ्रॉड हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं वो तुम कंटिन्यू करो विद द कॉन्ट्रैक्ट, तो
वो वॉइडेबल है। तो इसको याद रखना, फ्रॉड भी वॉइडेबल है। लेकिन कुछ चीज़ें जो एकदम कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता, वो है इनकेपेसिटी, जैसे कि माइनर के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ। तो तुम अपना ना नेचुरल दिमाग यूज़ करना एग्जामिनेशन में। अगर तुम भूल गए या फिर डाउट लग रहा है, कंफ्यूज्ड हो, तो नेचुरल दिमाग तुम अपना यूज़ करना, तुम आराम से सक जाओगे इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, समझ में आ चुका है। लास्ट में आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब लॉ ने मना कर रखा है। तुमने ड्रग्स लेने का किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो उसको कहा जाता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो लीगली बाइंडिंग नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, ये तो इलीगली है, ये तो कैंसिल ऑटोमेटिक होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है? सिंपल चीज़ है, जो मेजॉरिटी में आ चुका है, मतलब 18 साल के ऊपर, साउंड माइंड है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है। जो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे लिखा है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर ही है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने 3 बताया था, याद आ रहा है? इसके ऑपोजिट लिख देना है बस। माइनर तुम वहाँ पे मेजर हो जाओगे, अनसाउंड वहाँ पे साउंड हो जाओगे, डिस्क्वालीफाइड वहाँ पे क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक है, कौन है कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते लीगली? ठीक है, अच्छा, इसको गोली मारो, व्हाट इज इनकॉम्पिटेंट, इसको घर में भी रीड करो, होमवर्क है। माइनर इनकम्पिटेंट है, तेरे को पता ही है इनकम्पिटेंट किसको कहा जाता है। माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड, ये मैंने हम बता रखा है, राइट। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंसेंट मस्ट बी जेन्युइन एंड वॉलेंटरी। कोई भी दो इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों का कंसेंट वॉलेंटरी होना चाहिए एंड जेन्युइन होना चाहिए। अंडरस्टूड? कंसेंट कब फ्री नहीं होते? कंसेंट इज नॉट फ्री इफ कॉज्ड बाय कोएरिशन। कोएरिशन का मतलब क्या होता है? कोएरिशन का मतलब होता है तुम फोर्स यूज करना। क्या यूज करना? फोर्स, यूजिंग फोर्स, फोर्स यूज करना, किसी को फोर्सफुली तुम कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो मैंने तुमको बताया था, पावर यूज करना अपना, फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, फ्रॉड कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, ओके। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स उबर में फिडी, उबर में फिडी, कॉन्ट्रैक्ट्स उबर में फिडी, इसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने में तुमको फुल डिस्क्लोजर चाहिए होगा, रिक्वायर्स फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी प्रोस्पेक्टस, सेल ऑफ लैंड, फैमिली सेटलमेंट। ठीक है, तो जब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे, याद रखना तुमको उबर में फिडी करना होता है, मतलब आउट अटमोस्ट गुड फेथ में तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है कि सब कुछ प्रॉपरली सही सही मैं बता दूँ चीज़ों को। मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, इसको ना ये सब रिपीट हो रहा है, अनलॉफुल व्हेन। अच्छा, इलीगल वर्सेस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तुमको बता दो, एंड इलीगल आर वॉइड। देखो, सिंपल एक ही लाइन का चीज है। क्या होता है कि हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ना, हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है, GAL, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो वॉइड होता है। लेकिन हर वॉइड जो है वो इलीगल नहीं होता है, इलीगल नहीं होता है। क्यों, मैं तुमको समझाता हूँ। इलीगल का मतलब होता है लॉ ने मना कर रखा है। कैंसिल, वॉइड का मतलब क्या होता है? कैंसिल होना कॉन्ट्रैक्ट को। तो हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही जाता है, राइट। लेकिन हर कैंसिल होने वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल तो नहीं है। तुमने तुम्हारे भाई के साथ दुकान से रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना, वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो नॉर्मल तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है कि तुमको तो जेल भी जाना पड़ सकता है ना, फाइन भी देना पड़ सकता है, पेनल्टी भी लग सकता है। इलीगल कर रहे हो तुम चीज़ें, इलीगल में तुमको जेल होता है। लेकिन अगर तुम वॉइडेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें जेल थोड़ी ना होता है। ठीक है, अच्छा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में किसी प्रकार का अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो वॉइड हो जाता है। ये तुमको सिर्फ याद रखना है। पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक के हित के अगेंस्ट, पब्लिक के बेनिफिट के अगेंस्ट किसी प्रकार का तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वॉइड हो जाता है। जैसे कि ट्रेडिंग विद एनिमी, एनिमी कंट्री कौन है? एनिमी मतलब कोई दुश्मन नहीं, एनिमी मतलब कंट्री, एनिमी कंट्री यहाँ पे जैसे पाकिस्तान। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एक बहुत ही इलीगल टर्म है, तो तुमको ये सीख लेना है, जिंदगी में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो तुमको निराश नहीं होना कि सर मेरे को ये पहले से पता क्यों नहीं था, क्योंकि ये लीगल टर्म है और तुम लीगल पहली बार जिंदगी में पढ़ रहे हो। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी ने अगर तुम्हारे अगेंस्ट
कोई केस करना चाहे, क्रिमिनल केस दर्ज करना चाहे, फाइल करना चाहे, और तुम उसको रोक रहे हो, उसको कहा जाता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एक्चुअली रेफर्स टू एन अग्रीमेंट, ठीक है, टू प्रिवेंट और स्टॉप समवन फ्रॉम फाइलिंग ए क्रिमिनल केस और टू विड्रॉ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यूजुअली इन रिटर्न फॉर मनी और सम बेनिफिट। पकड़ ले, बहुत बहुत जो है ना नॉर्मल केस तुमको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, ठीक है, ये है हस्बैंड, ये है वाइफ। हस्बैंड ने, थोड़ा डार्क वाला बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सब बड़े हो चुके हैं अभी। हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर केस कर दिया, केस करना चाहता है, ठीक है, केस करना चाहता है, विलिंग टू केस, विलिंग विलिंग टू केस, विलिंग टू फाइल अ केस, फाइल अ केस वाइफ के अगेंस्ट। किस चीज का? धोखा। ये वाइफ जो है, ये किसी पराई इंसान के साथ जो है पकड़ी गई, ठीक है, रेस्टोरेंट में चाय पी रही है तो पकड़ी गई, तो ये क्या डिसऑनेस्ट है वाइफ, अंडरस्टूड। हस्बैंड ने सोचा केस करेंगे इसके ऊपर, वाइफ ने रिश्वत दी हस्बैंड को, 2 लाख ले ले, चुपचाप बैठ रहा है घर पे। तो ये जो वाइफ ने हस्बैंड को पैसा दे रही है ना, 2 लाख रुपए का पैसा दे रही है ना वाइफ, किस 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 कारणवश दे रही है? सो दैट वो केस ना करे, सो दैट वो केस ना करे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, अंडरस्टूड। याद रखना, नॉर्मली ये क्रिमिनल केसेस में लागू होता है, ये मैंने तुमको नॉर्मल एग्जांपल समझाया है। क्रिमिनल केसेस, पकड़ ले किसी इंसान ने, पकड़ ले किसी इंसान ने, किसी इंसान ने किसी व्यक्ति को, किसी वुमेन को, ठीक है, छेड़ा है, छेड़ा है, छेड़ा, छेड़ा मतलब, छेड़ना मतलब, छेड़ना तो तेरे को पता ही है ना, छेड़ा है, मिसबिहेव, मैन टू अ वुमेन, अंडरस्टूड। अब पकड़ लो, रास्ते में चलते चलते दुपट्टा खींच लिया, वुमेन क्या करना चाहती है? केस करना चाहती है, वुमेन वांट्स टू फाइल ए केस, ये क्रिमिनल केस हो जाएगा इसके ऊपर, अंडरस्टूड। अब ये मैन जो है ना वुमेन को 2 लाख रुपए देके कह रही है कि मत करो केस हमारे ऊपर। क्या है ये? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। क्या याद रहेगा जिंदगी भर? हाँ जी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इज व्हेन ए पर्सन अग्रीज नॉट टू रिपोर्ट ए क्राइम और टू डू क्रिमिनल चार्जेस इन एक्सचेंज फॉर सम एडवांटेजेस। एडवांटेजेस नॉर्मली मनी रहता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, किसी प्रकार का अग्रीमेंट जो कि मोनोपोली क्रिएट करता है, उस प्रकार के एग्रीमेंट को हम लोग होने नहीं दे सकते। मोनोपोली मतलब किसी एक इंसान का राज, किसी एक इंसान का राज होना, कंपटीशन खत्म कर देना, एक इंसान का राज हो जाना, मोनोपोली, ये पब्लिक के अगेंस्ट है। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। अच्छा, मैरिज ब्रोकरेज क्या होता है? हाँ जी, ये जो ब्रोकर होते हैं ना मैरिज का, ये लीगल नहीं है। ये जो ब्रोकरेज होता है मैरिज का, ये लीगल नहीं होता, अंडरस्टूड। मतलब एक ने किसी दूसरे इंसान, पकड़ ली पार्टी ए, पार्टी बी या पार्टी सी ने पार्टी ए एंड बी को मिला दिया, और इस मिलाने के कारण वर्ष पार्टी सी जो है ये 10,000 रुपये डिमांड कर रहा है, तो ये लीगल नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे बात शी। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटियल राइट, किसी प्रकार का अग्रीमेंट करना जिस एग्रीमेंट से पेरेंट्स के राइट्स को छीना जा रहा है। किसी प्रकार का अग्रीमेंट करना जिसके कारणवश पेरेंट अपने चिल्ड्रन से मिलना जुलना, ठीक है, उसका जो पेरेंटियल राइट है वो छिन रहा है, तो उस प्रकार के अग्रीमेंट को हम लोग ऑपोज ऑफ पब्लिक पॉलिसी मानते हैं, वॉइड मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? क्या मानते हैं हम लोग दोस्तों? क्या हो गया? हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों? वॉइड मानते हैं। फिर आता है हमारा अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब वही बात है, 1 लाख रुपए ले ले, मेरे बेटे से शादी मत कर, मेरे बेटे या फिर बेटी से शादी मत कर। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी को रोकने के लिए पैसा का किसी प्रकार का अग्रीमेंट कर देना, ठीक है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड्स करने के लिए रोकना। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग होने से रोकना। इंटरफेयरिंग विद पर्सनल लिबर्टी से इंटरफेयर हो जाना, इस प्रकार का एग्रीमेंट। पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये होता है, पकड़ ले
पर्सनल लिबर्टी होता है तू जो अपने घर में अकेले मतलब अकेले जो तू अपने घर में घुस के बैठा रह सकता है, ठीक है, अपने ही घर में तू अकेले घुस के आराम से बैठा रह सकता है, कोई पब्लिक इंटरफेरेंस नहीं होना, ये होता है पर्सनल लिबर्टी। अपनी मर्जी से चलना फिरना, अपनी मर्जी से रहना, इसके अगेंस्ट किसी प्रकार का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वॉइड है। अगर पकड़ ले किसी फादर ने अपने लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तेरे ऊपर 24 आवर्स किसी बंदे का नज़र होगा, मेरे को नज़र रखना है कि तू क्या करती है दिन भर, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड माना जाता है दोस्तों, ठीक है। वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है? वेजरिंग अग्रीमेंट का मतलब ये होता है बेट करना, बेट। Wager is a bet, an agreement based on uncertain events where parties have opposite views and mutual chances of gain or loss। तो betting पे bet करने का, अगर ये हुआ तो तू जीतेगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं जीतूंगा, इस प्रकार के अग्रीमेंट को bet कहा जाता है, उसको wagering agreement कहा जाता है, जो कि void होता है, हमेशा याद रखना। अच्छा, मुंबई में तो वो इलीगली है, इसको इलीगल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो वॉइड एग्रीमेंट। तो ये वॉइड एग्रीमेंट तेरे को पता ही है, वॉइड एग्रीमेंट क्या क्या होता है, ये एक लिस्ट है ना, आराम से पढ़ सकते हो। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ये भी पता है तेरे को, लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा, अलग अलग चीजें हैं जहां पे वॉइड हो जाता है। अच्छा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन कोलेटरल इवेंट। एग्जाम्पल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ये इलीगल नहीं है, वॉइड भी नहीं है, लेकिन वॉइड तब हो जाता है इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया और इंश्योरेंस वाला कह रहा है अगर आप 100 साल की उम्र तक या फिर 150 साल की उम्र तक आप अगर जिंदा रह गए, ठीक है, तो हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे। कितना? 100 करोड़ रुपए। कितना? 100 करोड़ रुपए देंगे। अगर आप 150 साल तक जिंदा रह गए तो आप जो इंश्योरेंस कर रहे हो उसके ऊपर हम 100 करोड़ देंगे आपको। तो इम्पॉसिबल तो 150 साल कौन जिंदा रहेगा? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो याद रखिए उस चीज को, इम्पॉसिबल वाले कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है तो उसमें दोस्तों वॉइड हो जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है not actual contract based on offer and acceptance, obligations imposed by law to prevent unjust enrichment, one person unfairly benefiting at another's expense based on equity and justice। example obligations to return money paid by mistake। ठीक है, ये तो दोनों के बीच में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। नॉर्मली कोर्ट वगैरह जो है ना, वो लोग तुमको फोर्स करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में। क्यों? क्योंकि पकड़ ले, अगर कल मैंने तेरे अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दिया बाय मिस्टेक, ठीक है, तो कल अगर मैं तुमसे ये मांगू, तू अगर नहीं दे रहा है, तो मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ और कोर्ट तुमको फोर्स कर सकता है कि तुम मेरे को 50,000 रुपये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ये हो क्यों रहा है? हाँ जी बताओ। ये तो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि मैंने तेरे को दे दिया, तू मेरे को दे देगा, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। इसको, ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक देना दूसरा लेना, ये तो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है दूर से, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इंसान जो है वो लाइबल है करने के लिए, जबरदस्ती करवाया जा रहा है उससे। ठीक है, तेरे को 50,000 रुपये मैंने गलती से डाल दिया, तू तेरे ऊपर पूरा लाइबिलिटी है, तो मेरे को 50,000 रुपये रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ, मतलब टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब हम इसको खत्म कर सकते हैं, एकदम बंद कर दे, टर्मिनेट कर दे, खत्म कर दे। परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके, दोनों के बीच में अग्रीमेंट करके, टाइम खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने का, लॉ ने मना कर दिया है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो पॉसिबल ही नहीं है करना। तो इन सारे केसेस में लास्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसी ने तोड़ दिया। इन सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। टर्मिनेट हो, कैंसिल नहीं, वॉइड नहीं, टर्मिनेट अलग चीज होता है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देना। ब्रीच मतलब क्या होता है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अग्रीमेंट में जो दायरा तुमने सेट किया है उसके बाहर जाके तुमने कुछ कर दिया। फेलियर और रिफ्यूजल टू परफॉर्म द
कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस हमने किया था, किसी प्रकार का प्रॉमिस किया था, उसको तुमने तोड़ दिया प्रॉमिस को, उसको कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो प्रकार के ब्रीचेस होते हैं, एक्चुअल ब्रीच, दूसरा होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। फेलियर टू परफॉर्म ऑन ड्यू डेट और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, ये होता है एक्चुअल ब्रीच, जो एक्चुअल में ब्रीच हो जाना, जिस दिन तुमको, जिस वक्त तुमको करना था तुमने नहीं किया। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब रिफ्यूजल टू परफॉर्म बिफोर द ड्यू डेट अराइव्स, मतलब तुम पहले से कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, ड्यू डेट आने से पहले, जिस वक्त तुमको करना है ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है जिस दिन, उस दिन से पहले तुम कह रहे हो कि भैया हम तो कर नहीं सकते इस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, द इनोसेंट पार्टी, मतलब जिसने ब्रीच नहीं किया है ना, जो ब्रीच नहीं किया, जिसने ब्रीच किया वो तो नॉट इनोसेंट। इनोसेंट कौन है? जिसने ब्रीच नहीं किया है, मासूम इंसान, वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं, वो सू भी कर सकता है डैमेजेस के लिए, सू फॉर डैमेजेस इमीडिएटली। ठीक है, तू मना कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, मैं तेरे को सू कर सकता हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, तूने मना किया है, तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया लेकिन बाद में कह रहा है कि तू नहीं करेगा, तो मैं तेरे को सू कर सकता हूँ। वेट अंटिल द ड्यू डेट एंड देन सू, या तो ड्यू डेट होने के बाद या तो इमीडिएटली सू कर सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इमीडिएटली। ठीक है, अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ डाला, तो क्या क्या तुम्हारे पास रेमेडी होता है? पहला है रिसिशन, मतलब कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिफ्यूज फर्दर परफॉर्मेंस, कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन। ठीक है, इसको कहा जाता है रिसिशन। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना, रिफ्यूज करना कि ठीक है फ्यूचर में नहीं करेंगे तुम्हारे साथ एकदम भी। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉम्पेंसेशन ले लेना। लास्ट है डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट जिसने भी कैंसिल किया, कैंसिल करने से तुमको जो भी डैमेज हुआ उसको तुम वापस ले सकते हो, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग द ब्रीचिंग पार्टी टू एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है कि तुमने कोर्ट को बता दिया कि सर इसको वो करना था लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसको कह सकता है, ये भी एक प्रकार का रेमेडी है, कोर्ट उसको फोर्स कर सकता है कि तू कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना ही होगा तेरे को। लास्ट आता है इंजंक्शन, देन क्वांटम मेरिट। इंजंक्शन भी कोर्ट का ही ऑर्डर होता है, कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग। हमेशा याद रखना, इंजंक्शन एक ऐसी, इस पकड़ लो किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, ठीक है, और एक इंसान जो है ना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ डाला, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के कुछ अनशन कर रहा है, तो कोर्ट से ऑर्डर लेके तुम उस इंसान को रोक सकते हो अनशन करने से। क्या ये समझ में आ रहा है? लास्ट आता है क्वांटम मेरिट, as much as earned payment for the part of the contract already performed before the breach। ठीक है, जितना तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था पूरा तो नहीं कर पाए लेकिन थोड़ा बहुत कर लिए, वहां तक तुम जो है पेमेंट मांग सकते हो। अच्छा, लास्ट में आता है दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक आता है इंडेमनिटी, दूसरा आता है गारंटी। क्या होता है बताओ? इंडेमनिटी, दूसरा आता है गारंटी। अच्छा, इंडेमनिटी क्या है, गारंटी क्या है? A promise to cover B's loss if C sues B over a 300 rupee matter। ठीक है, बहुत सिंपल है समझना। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी, यहाँ पे दो पार्टीज होते हैं, एक होता है इंडेमनिफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, promises to save the other from loss caused by the conduct of the इंडेमनीफायर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। पकड़ ले, मैंने अपने फादर के साथ, यहाँ पे दो ही इंसान होता है, ठीक है, ये जो इंडेमनिटी का केस है दो ही इंसान होता है। पकड़ ले, मैंने अपने फादर के साथ एक जो है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसका मतलब ये होता है, फादर ने मुझको कहा कि तू एक काम कर, तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर। मैंने कहा सर पापा जी बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, आजकल डाउन भी हो सकता है बिजनेस, ख़त्म भी हो सकता है मेरा बिजनेस, और बिजनेस जो है वो मतलब ना भी कर पाऊँ मैं, है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पकड़ लो बिजनेस फेल हो गया हमारा, तो क्या करेंगे? पापा जी ने कहा तो चिंता मत कर, तो तेरा बिजनेस फेल हो गया ना, तो तेरा जो भी फेलियर है वो मैं देख लूँगा, तू बिजनेस स्टार्ट कर। समझ में आ रहा है? ये होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देखो, मतलब इंडेमनीफायर जो है वो प्रॉमिस करता है सेफ द अनदर। किसको सेव करेगा? पापा जी हमको सेव करेंगे। वो कौन है? इंडेमनीफायर कौन है? पापा जी। सेव द अदर, मैं कौन हूं? इंडेमनिटी होल्डर, मेरे पास इंडेमनिटी है। किस चीज का? लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द इंडेमनीफायर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। ठीक है, ये एक तिरछा चीज आ जाता है। तिरछा चीज ये आ जाता है कि पापा जी ने मेरे को बोला कि तू एक काम कर, बिजनेस कर, जो होगा देखा जाएगा।
तो मैंने पापा जी के भरोसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पापा जी के भरोसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनका आइडिया लेकर, और बिजनेस ठप हो गया। तो इमनेमनीफायर का गलती है ना, इमनेमनीफायर का गलती है, उसके खुद का गलती है, या फिर किसी दूसरे इंसान के गलती के कारण भी अगर मेरा बिजनेस नुकसान हो गया तो पापा जी ही हेल्प करेगा मुझको लॉस जो है वो रिकवर करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये है। तो सिंपल चीज़ है, दिमाग में ये रख कि पकड़ ले कोई पार्टी ए है, पार्टी ए जो है इमनेमनीफायर जो बहुत बड़ा इंसान है, ठीक है, वो कह रहा है कि पार्टी बी को तू ये कर, ठीक है, अगर मेरी वजह से या फिर किसी दूसरे के वजह से तेरे को नुकसान होगा तो मैं ये रिकवर मैं कर लूंगा, ठीक है, ए रिकवर कर लेगा। तो इसको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, पकड़ ले, पार्टी ए पार्टी बी, पार्टी ए है इमनेमनीफायर, पार्टी बी है इमनेमनिटी होल्डर। पार्टी ए ने बी को कहा, कुछ भी चीज़ हो सकता है, बिजनेस या फिर कुछ भी चीज़ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में करने के लिए बोल रहा है। पार्टी ए ने बी को कहा, पकड़ ले, मेरे वजह से तेरे को लॉस हुआ, ए की वजह से तेरे को लॉस हुआ, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से तेरे को लॉस हुआ, किसको लॉस हुआ, बी को लॉस हुआ, तो इसका सारा जो लॉस हो रहा है ना वो मैं ही भरूंगा, टेंशन मत ले। समझे? तो ये बन जाता है इमनेमनीफायर, ये बन जाता है इमनेमनिटी होल्डर। इससे अच्छा तो भैया गणेश जी भी समझा नहीं पाएंगे तुमको। समझ में आ चुका है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दो पार्टी होता है इमनेमनीफायर, दूसरा होता है इमनेमनिटी होल्डर। अब देख, लास्ट आता है गारंटी। गारंटी का मतलब ये होता है कि 3 जन होते हैं यहाँ पे। कितने जन? 3 जन, ए बी सी। बी ने सी से लोन लिया, ठीक है। अब सी पूछेगा गारंटी कहाँ है कि तू लोन रिपेमेंट करेगा। गारंटी दे रहा ए ने सी को कहा कि अगर बी फेल हो गया तो ए सी को पेमेंट कर देगा। तो ये जो ए सी को पेमेंट कर देगा, ये जो बात है, इसको कहा जाता है गारंटी देना। मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं कि अगर बी फेल हो गया तो मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। इसको कहा जाता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी। लाइबिलिटी किसका था? बी का। लेकिन कौन पे कर रहा है, कौन परफॉर्म करेगा? जो प्रॉमिस किया, ए ने प्रॉमिस किया सी को। इन देयर केस ऑफ डिफॉल्ट, तो बी डिफॉल्ट हो गया, बी ने डिफॉल्ट कर दिया, ए ने सी को प्रॉमिस किया, बी अगर डिफॉल्ट कर दिया लोन को तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं पेमेंट कर दूंगा। क्या ही समझ में आया? तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ है तुम्हारे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट से। समझ में आ चुका होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके। पार्टी होता है एक इंसान जो श्योरिटी देता है, जिसको जो गारंटी देता है, ठीक है। श्योरिटी गिव्स द गारंटी। प्रिंसिपल डेटर, पर्सन हु डिफॉल्ट्स, पर्सन हुज डिफॉल्ट इज गारंटेड, मतलब ये बी बन जाएगा प्रिंसिपल डेटर, मतलब इसका डिफॉल्ट जो है वो गारंटेड हो चुका है। लास्ट होता है क्रेडिटर, जो गारंटी, पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, सी है क्रेडिटर, ए ने सी को गारंटी दिया। समझ में आ चुका होगा? ओके ओके। लास्ट देखो, लॉ ऑफ एजेंसी। एजेंसी हम लोग बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको होमवर्क मैं दे रहा हूं, ठीक है, घर में होमवर्क है। एजेंसी, ड्यूटीज ऑफ एजेंट वगैरह। लास्ट आता है ना ई कॉन्ट्रैक्ट। क्या ई कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है? आंसर है यस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड इलेक्ट्रिकली, नॉट ऑन पेपर। पेपर में नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ड्रिवन बाय स्पीड, कॉन्वीनियंस, एफिशिएंसी, होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये तुम पढ़ोगे JIGL में जब तुम एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे। नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहेगा ई कॉन्ट्रैक्ट का? ऑफर होना होगा, एक्सेप्टेंस होना होगा, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में है वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन होना होगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कैपेसिटी होना होगा, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना होगा, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के जो भी रूल्स एंड इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो सारे यहीं पे हैं। तो यही चीज़ है, यहाँ पे ई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है एंड तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में मैंने ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया, बहुत ही कम होमवर्क मैंने दे रखा है। इतना होमवर्क तुमको कर लेना है, इतना थोड़ा सा होमवर्क तुमको करना है घर में, ठीक है। बाकी मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो करने वाले हैं वो है टॉर्ट। ये आएगा, क्या आएगा बताओ? टॉर्ट। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे टॉर्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट है टॉर्ट, ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग। हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।